तो आज हम बात करने वाले हैं कार्बन के बारे में, क्योंकि हमारे प्रकृति के अंदर सबसे ज़्यादा जो यौगिक बनाने वाला तत्व है ना, वो है कार्बन, है ना। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अपने कार्बन के बारे में। ऐसा क्यों है कि कार्बन जो है प्रकृति में सबसे ज़्यादा यौगिक बनाता है ना। विश्व में सबसे ज़्यादा अगर कोई यौगिक बनाता है तो वो इकलौता कार्बन है। तो इसके पीछे का राज ये है जो हम बताएंगे आज इस वीडियो में, ठीक है। इससे पहले कुछ बेसिक जानकारी जानते हैं, यानी कार्बन का जो प्रतीक है ना, प्रतीक कार्बन का जो प्रतीक है वो है C, है ना। इसको हम C कहते हैं। वहीं इसकी जो परमाणु संख्या होती है, परमाणु संख्या की अगर हम बात करें तो इसकी कुल परमाणु संख्या होती है 6, है ना। और वहीं पे हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात कर लें तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, है ना। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ना वो होता है 2 and 4, यानी कि K and L। ये K पहली कक्ष है और L दूसरी कक्ष है। इसको समझने के लिए थोड़ा हम यहाँ बात कर लेते हैं। जैसे कि ये पहला कक्ष है जिसको हम K बोलते हैं, और ये दूसरा है इसको हम बोलते हैं L, फिर तीसरे को M और उसके बाद N। इस प्रकार से बढ़ता जाता है। इसका फॉर्मूला होता है 2n², यानी कि पहला अगर है तो n का 1 पे रखोगे, n की वैल्यू 1 आएगी, तो 2 × 1 की पावर 1 आएगा तो 1 ही आएगा, और 2 × 1 = 2, यानी कि k = आ जाएगी वैल्यू हमारे पास 2। वहीं पे दूसरे नंबर पे दूसरा कक्ष किसका है, L का है, तो दूसरा है ना, तो n कितना आ जाएगा, दूसरा रखो आप 2, और 2 × 2 की पावर कितना होगी 4, n कितना आ जाएगा 8, और इसका मतलब 8। यानी कि पहले कक्ष में तो हमारे पास मिनिमम 2 होना चाहिए। तो आपने देखा पहले कक्ष में तो K में तो आराम से 2 है, यानी कि हमारे पास में 2 कक्ष बन रहे हैं कार्बन के, K और L। अब K में 2 होने चाहिए, वो पूरे ऑलरेडी यहाँ पे 2 हैं। अगर हम L की बात करें तो उसमें कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे हैं कितने, 4। तो एक समस्या ये आएगी कि अब कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन या तो चाहिए या वो 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे। ये तो बात होगी, तभी तो वो अपनी कक्ष को पूरा कर पाएगा, या तो किसी को दे देगा, बात खत्म, या किसी से ले लेगा तभी तो होगा ना। अब ध्यान रखिएगा, जब हम अंतिम कक्ष में मौजूद इलेक्ट्रॉनों को या तो देते हैं या फिर लेते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, वो कहलाता है हमारा संयोजकता। संयोजकता क्या कहलाता है, हमारा संयोजकता कहलाता है। यानी कि या तो 4 इलेक्ट्रॉन हम किसी को देंगे लास्ट वाले कक्ष के, या 4 इलेक्ट्रॉन हम किसी से लेंगे, तो यही हमारे संयोजकता है। तो कितने आप दे रहे हो, 4 दे रहे हो या फिर 4 लोगे, तो 4 ही हमारी क्या बनेगी, संयोजकता बनेगी। ये आप यहाँ तक समझ में आ गया होगा अच्छे से, है ना। अब हम बात कर लेते हैं आगे क्या होगा हमारे पास। आपने देखा प्रतीक हमारे पास है, परमाणु संख्या हमारे पास है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारे पास है, और संयोजकता हमारे पास है। अगर मैं बात करूँ कार्बन के अंदर एक यौगिक बनाने के पीछे का जो राज है वो है श्रृंखलन। क्या है, श्रृंखलन। अब श्रृंखलन क्या होता है इसको भी जानना बहुत जरूरी है। देख लिया, ये है श्रृंखलन। श्रृंखलन में होता क्या है, श्रृंखलन में कार्बन जो होता है वो कार्बन क्या होता है, कार्बन के ही बीच में, कार्बन के परमाणुओं के बीच में ही आबंध बनाता है, और ये अद्वितीय आबंध होते हैं। यानी कि कार्बन जो होता है कार्बन के बीच में ही कई प्रकार के आबंध बनाता है, एकल आबंध, द्विआबंध और त्रिआबंध। इसी प्रकार से इनको बांट दिया जाता है कार्बन के आबंध के प्रकारों में, है ना। तो ये आबंध के प्रकार कितने हैं, आबंध के प्रकार, तो कुल मिला के कार्बन जो है, कार्बन यौगिक जो होते हैं, खास करके अगर मैं बात बताऊं तो ये 3 प्रकार से बनते हैं। कितने प्रकार से बनते हैं, ये 3 प्रकार से अपने यौगिक बनाते हैं। पहला प्रकार होता है एल्केन। कौन सा होता है, एल्केन, ठीक है, पहला एल्केन है। तो दूसरा कौन सा होगा हमारे पास, एल्कीन, और तीसरा जो आबंध होता है वो बनाते हैं एल्काइन, ठीक, एल्काइन, ठीक। इसमें होता क्या है, एल्केन में, एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n प्लस का 2, जबकि एल्कीन का होता है CnH2n और Cn, अगला एल्काइन का होता है CnH2n माइनस का 2। ये इनके फॉर्मूले होते हैं। इसमें होता क्या है, पहले वाले में एल्केन में होता है सिंगल आबंध, यानी कार्बन के बीच में एकल आबंध होगा। वहीं पे इसमें एल्कीन ग्रुप में क्या होता है, एल्कीन में होता है कार्बन के बीच में डबल आबंध होंगे, है ना। और वहीं एल्काइन में होते हैं कार्बन के बीच में ट्रिपल आबंध होंगे, यानी 3 आबंध होंगे। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट हो तो फटाफट मैसेज करके आप बता दीजिए क्या क्या दिक्कतें आ रही है।
बाकी मोस्टली आप देखेंगे कार्बन जो होता है अपना यौगिक 3 प्रकार से बनाते हैं, एक एल्केन के तरीके से, एक एल्काइन के तरीके से और एक जो है एल्कीन और एल्काइन के तरीके से, है ना। तो अगर मैं बात करूं इनको, एल्केन वाले ग्रुप को हम कहते हैं संतृप्त। क्या बोलते हैं? संतृप्त। ये संतृप्त होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन या कह सकते हैं संतृप्त जो कार्बन यौगिक है ये, और ये हैं असंतृप्त। ये दोनों ये कहलाते हैं असंतृप्त, ठीक है। ये असंतृप्त हैं, दोनों के दोनों जो हैं आपके असंतृप्त हैं। एकल आबंध वाले भी और द्विआबंध वाले भी दोनों ही क्या कहलाएंगे? आपके असंतृप्त कहलाएंगे, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि कार्बन ने 3 प्रकार से यौगिक बनाए हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, जिसमें से एल्केन जो है वो संतृप्त यौगिक बनाता है। संतृप्त यौगिक का मतलब ये होता है कि अब ये और टूट नहीं सकता है, क्योंकि ये जो है अब हमारे सेहत के लिए भी हानिकारक होता है। जैसे कि आपने देखा हुआ तेल, है ना, ये रिफाइंड वगैरह हैं, डालडा वगैरह है, जितने भी ये तेल वगैरह होते हैं ये क्या होते हैं? संतृप्त यौगिक में आ जाते हैं, ना। और बाकी असंतृप्त में जैसे फल, फ्रूट, रोटी, सब्जी वगैरह हैं, इनका हम पाचन कर सकते हैं। अगर मैदा की रोटी खाते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है पाचन करना उसको, क्योंकि वो संतृप्त में और उसको नहीं तोड़ सकते, वो ऑलरेडी टूटा हुआ है। जबकि असंतृप्त यौगिकों को आप तोड़ सकते हैं, और असंतृप्त यौगिक कहीं ना कहीं हमारे बॉडी के लिए फायदेमंद होते हैं, जबकि संतृप्त यौगिक हमारे लिए फायदेमंद नहीं होते हैं, जिनको हम जंक फूड वगैरह कह सकते हैं, वो संतृप्त यौगिक में आ जाते हैं, ये तेली पदार्थ वगैरह, ठीक है। वही अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ इस पॉइंट की, तो आप देख पा रहे हैं कार्बन की कुछ अप्रूप भी होते हैं। क्या होते हैं? अप्रूप। तो अप्रूप की बात कर लेते हैं भाई। अप्रूप क्या है? तो इसे कहा जाता है ग्रेफाइट। ये क्या है? इसे कहते हैं हम लोग ग्रेफाइट। ये ग्रेफाइट है, क्लियर। अब ये ग्रेफाइट देख पा रहे हैं आपने, पेंसिल तो यूज किया ही होगा, और पेंसिल की जो नोक होती है ना वो ग्रेफाइट की बनती है। किसकी बनती है? पेंसिल की नोक जो होती है वो ग्रेफाइट की बनती है, ठीक है। और आपको एक क्वेश्चन भी इसमें आ सकता है कि बताइए वह कौन सी अधातु है, वह कौन सी अधातु है जो विद्युत की सुचालक होती है? तो आप बेझिझक बता सकते हैं कि वह अधातु कौन सी है? वह है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु है, एक ऐसी अधातु जो विद्युत की क्या होती है? विद्युत की सुचालक होती है, सुचालक, गुड कंडक्ट, है ना। तो ये विद्युत की सुचालक है, कौन? ग्रेफाइट। जबकि क्या है? अधातु, है ना। जबकि हम जानते हैं कि जितनी भी अधातुएं होती हैं वे विद्युत की कुचालक होती हैं, सुचालक नहीं होती, लेकिन एक इकलौती एक ऐसी अधातु है जो विद्युत की सुचालक है, तो वो ग्रेफाइट है। वही अगर मैं बात कर लूँ एक डायमंड की, ये है क्या हमारा? डायमंड, यानी कि हीरा, है ना। अब हीरे की बात मैं करूँ तो हीरे से देखो क्या करते हैं हम लोग, हीरे की रिंग भी बना लो, नेकलेस बना लो, हीरे की बहुत सारी चीज़ होती है, बड़ा महंगा भी होता है, क्योंकि इसको बनाने में हज़ारों करोड़ों वर्ष लगते हैं। हीरे को अगर हम बनाएं तो इसमें क्या होता है? प्राकृतिक तरीके से ये हज़ारों करोड़ों साल में तैयार होता है, इसलिए महंगा होता है। इसके अंदर गुण ये होता है चमकने के कारण, मतलब इसका ये जो चमकता है ना, इसका क्या कारण है? इसका कारण एक ही है कि इसमें एक बार लाइट तो अंदर जाती है लेकिन बाहर नहीं आती। तो जो जब लाइट अंदर जा चुकी है तो इसी वजह से क्या होता है? एवरी टाइम चमकता रहता है, चाहे अंधेरे में डालो चाहे कहीं पर भी डालते रहो, लेकिन उससे पहले इसको तराशना पड़ता है, घिसना पड़ता है तभी। लेकिन आपको बताते हैं तो ये जो डायमंड है ना उसको करोड़ों वर्षों लगते हैं बनने में, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये इसकी रिंग बनाई गई है। अब इसकी अगर मैं बात करूँ, इसकी जो गुण है डायमंड का वो क्या है? डायमंड का गुण ये है कि ये सबसे ज़्यादा ठोस अधातु है। क्या है? हार्ड। तो अगर क्वेश्चन आता है कि वह अधातु कौन सी है जो विश्व में सारी वस्तुओं से ज़्यादा हार्ड यानी ठोस है, तो आप बताओगे वो है हीरा। ये मतलब गोल्ड, ये जो आपका हीरा है हमारा, ये जो है वो लोहे से भी ज़्यादा मजबूत होता है, लोहे को भी ये तोड़ सकता है। कौन? ये हीरा। वही अगर हम बात करें, देखिए ये है हमारा कोयला, तो कोयला को भी काफ़ी करोड़ों वर्ष लग जाते हैं बनने में, और ये कैसे किस प्रकार के यौगिक होते हैं, मतलब ये किस प्रकार का जो है कार्बन जो है किस प्रकार के संसाधन है कार्बन, तो ये जो है वो है समाप्य। क्या है? समाप्य संसाधन। समाप्य संसाधन क्या होते हैं? वे संसाधन जो एक समय ऐसा आएगा जब वो नष्ट हो जाएंगे यानी खत्म हो जाएंगे। तो जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, ठीक है, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस वगैरह, ये एक ऐसे संसाधन हैं जो एक समय ऐसा आएगा जब ये खत्म हो जाएंगे। इसीलिए क्या किया? सतत पोषणीय विकास इस्तेमाल किया गया। सतत पोषणीय विकास। ये सतत पोषणीय विकास क्या है? सतत पोषणीय विकास की अगर हम बात करें तो इसकी डेफिनेशन ये होती है कि जब हम जो दिए गए जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनका इस प्रकार से इस्तेमाल करें
ताकि सावधानी पूर्वक इस प्रकार से इस्तेमाल करें ताकि भविष्य में जो पीढ़ी है वो भी उसका इस्तेमाल कर सके, उनके लिए भी उसको सुरक्षित रखा जा सके। ये होता है सतत पोषणीय विकास। अब जिस प्रकार से हम लोग कोयला और पेट्रोलियम का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी दोहन कर रहे हैं, उससे तो हमें नहीं लगता कि आने वाली पीढ़ी इसका इस्तेमाल कर पाएगी, है ना, क्योंकि हम लोग जितनी तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है उतनी तेजी से ये इनका इस्तेमाल भी हो रहा है, कोयले का भी और पेट्रोलियम का भी, है ना। तो ये कोयला भी क्या है, ये कोयला जो है कार्बन है, क्या है, कार्बन है, और ये भी पेट्रोलियम वगैरह क्या है, ये कार्बनिक यौगिक है, ठीक है। और आपको बता दिया जाए ये खास करके समाप्य संसाधन है, जो एक समय ऐसा आएगा जो ये समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। तो बेसिक चीज़ें कार्बन की जो थी वो यहाँ पे आपको बता दी गई हैं, और बाकी आप वीडियो क्या करें, आप लाइक करें और खास करके शेयर भी कर दें दोस्तों को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और कमेंट के माध्यम से बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा।